अपने कल के विचार विमर्श में हम लोगों ने न्यूटोनियन फिजिक्स किस तरह से हिस्ट्री में चलना शुरू हुई इस बारे में हमने थोड़ा सा बात की थी। आज हम दो कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला, जिसको कि आप टॉर्क के नाम से जानते हैं, और दूसरा बायोंसी के नाम से जिसको जाना जाता है। इनका हिंदी ट्रांसलेशन अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर हाँ, इनका मीनिंग हम ज़रूर समझ सकते हैं। हम इन दोनों को एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट आज डिस्कस करेंगे। इनका डिटेल्ड डिस्कशंस हम अपने आने वाले समय में करेंगे और बड़ा ही अच्छे तरीके से भी करेंगे। टॉर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी सिंपल फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेटिंग, घूमती हुई चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। या दूसरे शब्दों में, अगर सामान्य शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, आसान शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, तो टॉर्क का मतलब वही होता है जो सामान्यतः सीधी चलती हुई चीज़ों में जो कार्य बल, फोर्स हमारे लिए करता है, रोटेटिंग, घूमती हुई चीजों में वही कार्य हमें टॉर्क करके देता है। इसके साथ जो दूसरा हमारा कंसेप्ट है, जो दूसरा हमारा केंद्र बिंदु रहेगा आज के हमारे इस डिस्कशन का, वो बायोंसी का रहेगा। बायोंसी का हिंदी शाब्दिक अर्थ बल है। एक विशेष प्रकार का बल होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स है। जिस तरह से फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्सेस, तरह तरह के प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से बायोंसी भी एक प्रकार का बल ही है, जो सामान्यतः तब कार्य में आता है, तब लगता है जब किसी वस्तु को किसी फ्लूइड में या किसी तरल पदार्थ में डाला जाता है। उस समय तरल पदार्थ जो फोर्स, जो बल उस वस्तु पे लगाता है, जिस वस्तु को तरल पदार्थ में डाला गया है, उस बल को हम बायोंट फोर्स कहते हैं, जिनकी समीकरण भी हमारे पास सामान्यतः दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, या उदाहरण अगर दोनों के समीकरण की मैं बात करूं तो टॉर्क का एक सामान्यतः फॉर्मूला दिया जाता है। टॉर्क के लिए जो हमारा समीकरण है वो है रेडियस क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहेगा, बट आप एक बार के लिए समझिए। रेडियस और जो बल आपने लगाया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है और इस तरह से रखी है, ये यहां से इस तरह से सर्कल में रोटेट कर रही है। सर्कल, वृत्तीय मोशन, चक्रीय गति, चक्रीय पाथ पर चल रही है, सर्कुलर पाथ में चल रही है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस पे जो वैल्यू टॉर्क की लगेगी, इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, इसे टॉर्क का रिलेशन इस तरह से दिया जाता है। टॉर्क का सिंपल मतलब है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे किसी बॉडी को चलाने के लिए या रोकने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, हमें फोर्स लगाना होता है, उसी तरह से किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए, सर्कुलर पाथ देने के लिए, रोटेट करने के लिए हमें उस पर टॉर्क लगाना होता है। बगैर टॉर्क के जिस क्वांटिटी से चीजें रोटेट करती हैं, जिसकी हेल्प से चीजें रोटेट करती हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टॉर्क, जो घुमाने में सहायक रहती हैं। उसी प्रकार से बायोंसी का जो हमारा फोर्स रहता है, स्पेल्स, आई एम नॉट गुड एट द स्पेल्स, सो देखते हैं। बायोंसी का जो कंसेप्ट रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है कि सपोज हमारे पास यहां कोई बड़ा सा कंटेनर रखा है और इस कंटेनर को फ्लूइड से भरा है। सामान्य तौर
सामान्य तौर पर मैं इस फ्लूइड को वाटर ही अज्यूम कर लेता हूं, पानी ही मान लेते हैं, और मान करके चलिए कि मैंने कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा इसके अंदर इस तरह से डाल दिया। जैसे ही इसमें हम पत्थर का टुकड़ा डिप करेंगे तो ये पानी डिस्प्लेस होकर के बाहर निकलेगा ऐसे। और अगर पानी का लेवल कम होगा, सपोज अगर पानी का लेवल यहां तक है, तो इस पत्थर के डालने से इस पानी का लेवल यहां से राइज होकर के यहां तक पहुंच जाएगा। पूरी सिचुएशन को अगर समझा जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो बल लगेगा, ऐसी सिचुएशन में ये तरल पदार्थ, ये जो पानी है, इस पत्थर को, इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेगा, अपनी तरफ से जोर लगाएगा और इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा, जिस फोर्स को हम बायोंसी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फ्रिक्शन एक अपनी तरह का फोर्स है, टॉर्क एक अपनी तरह की क्वांटिटी है, बायोंसी भी अपने आप में ही एक अलग तरह का फोर्स है। और इसकी जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, दैट इज गिवन बाय डेंसिटी। इस पानी की डेंसिटी क्या है? इनटू वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम पे बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि ये वॉल्यूम कौन सा है। ये वॉल्यूम होता है केवल ये वाला वॉल्यूम। हमें कंप्लीट वॉल्यूम नहीं लेना है पानी का, हमें वो वाला वॉल्यूम लेना है जो ए से लेकर के बी तक, जो डिस्प्लेस्ड वाटर में हुआ है। जितना वॉल्यूम हिला है, ये वाला, सिर्फ ये वाला डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। ये दो इक्वेशंस हैं टॉर्क की और बायोंसी की। हालांकि मैं इनका डिस्कशंस नहीं करना चाह रहा था, जस्ट फॉर आज के लेक्चर में मैं इनको डिस्कस नहीं करना चाहता, डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, बट वी हैव सम आइडिया, कुछ आइडिया हमारे पास है। तो हम बात करते हैं कि आज के टाइम में हमारे पास ये प्रॉपर इक्वेशंस है। हम बात करते हैं कि हमें ये दोनों इक्वेशंस मिली कहां से। कुछ 300 BCE के ड्यूरेशन में, 300 BCE के ड्यूरेशन में हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए, एक साइंटिस्ट एरिस्टोटल हुए, जिनका वर्क हमने पढ़ा। और एरिस्टोटल का आज के फिजिकल वर्ल्ड में कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। एरिस्टोटल के विचारों का आज के फिजिकल वर्ल्ड में कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि उनके जो जितने भी विचार रहे हैं वो हमारे आज की थ्योरीज ने नकार दिए हैं, जो कि गलत है, और वो एक तरह से सही भी है। पर उनके बाद उनके जस्ट टाइम में साइरेसस समथिंग, एक नेम मुझे याद आता है, साइरेसस कंट्री के एक मैथमेटिशियन हुए, साइरेसस कंट्री से बिलोंग करते हुए। और क्या ग्रेट मैथमेटिशियन, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, थिंकर, फिलोसफर, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। एंड हिज नेम इज आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, टॉर्क का जो कंसेप्ट आज के टाइम पे चलता है और बायोंसी का जो ये कंसेप्ट चलता है, ये कंसेप्ट इन्हीं महाशय की थिंकिंग की हमें देना, और आज के टाइम पे एग्जैक्टली सेम वे में यूज होते हैं, जिस तरह से इन्होंने प्रोवाइड किए। उसके साथ कुछ चीजें एडिशनल में हम यूज करते हैं। जैसा इन्होंने हमें प्रोवाइड किया वो डाटा हम यूज करते हैं, पर उसके अलावा थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम यूज करते हैं। एडवांस्ड वर्जन मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। एडवांस्ड वर्जन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो समय था, इनका समय थोड़ा सा विचित्र सा समय रहा है। 300 BCE के राउंड ऑफ की बात है, एग्जैक्ट डेट्स मुझे नहीं पता है। पहली बात, इस टाइम पे मेजरमेंट
बहुत कम हुआ करती थी। जैसे कि मैंने जिस फोर्स की बात की, उस वक्त फोर्स का आइडिया मास से लगाया जाता था, ना कि फोर्स। फोर्स एंड मास आर टू डिफरेंट थिंग्स। फोर्स अलग चीज है, मास अपने आप में एक अलग चीज है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम गोइंग इन सो स्मॉल डिटेल्स because I am assuming that in our discussion some students are also involving who do not know the difference between mass and the force. mass और force के बीच में कुछ बच्चे भेद नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। और तो उस वक्त, जिस वक्त आर्किमिडीज था, कुछ छोटे छोटे उनका कोई स्टैंडर्ड रहा होगा जिससे वो मास मेजर कर सकते थे, तो वो मास को ही फोर्स का नाम देते थे। मास फोर्स नहीं है, लेकिन आर्किमिडीज के टाइम पे जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का फोर्स भी वो लोग ज्यादा ही कंसिडर करते थे। तो इन सारी चीजों से मिलकर के आर्किमिडीज ने मेजरमेंट वगैरह करके और अपनी थ्योरीज दी। आर्किमिडीज की जितनी भी थ्योरीज हैं वो क्वांटिटेटिव ना होकर के क्वालिटेटिव रही हैं। जनरली मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो क्वालिटेटिव की बजाय क्वांटिटेटिव में डिस्कस करते हैं। आई थिंक आप भेद कर पा रहे होंगे क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में क्या है। क्वालिटेटिव का मतलब है थ्योरेटिकली, क्वालिटेटिव मींस जस्ट थ्योरेटिकली, थ्योरी के तौर पर बता दिया। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि थ्योरी के साथ साथ आपको मैथमेटिकल डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा, कितना फोर्स लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको इक्वेशंस निकाल करके दी, वो जो दो इक्वेशंस प्रोवाइड करना है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल करके देना किसी फॉर्मूला की हेल्प से 10, 15, 20, 25, 40 कितना अमाउंट ऑफ फोर्स है, कितना अमाउंट ऑफ बायोन्सी है, कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क है, ये एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। सो इनका जो वर्क रहा है, आर्किमिडीज ने जो हमें काम करके दिया वो क्वांटिटेटिव रहा है, न कि क्वालिटेटिव वर्क रहा है। और इनके वर्क में दो चीजें, दो कंसेप्ट बड़े फेमस हुए, दो कोट भी हैं इनके लिए जो बड़े फेमस हुए। बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट थिंकर हैं, इन्होंने जियोमेट्री के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। इन्हीं की बेसिस पे आज के टाइम पे हम जो मशीन्स हमारी वर्क करती है, मोस्ट ऑफ द मशीन्स, जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सिंपलेस्ट मशीन, सबसे सिंपल मशीन क्या है? लीवर, पुली। लीवर इज द सिंपलेस्ट मशीन। लीवर क्या होता है? लीवर एक, चलो डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लीवर। तो लीवर हो गया, पुली हो गई, कैटापलेट हो गई, व्हील्स, ट्रेन के व्हील्स तो मैं नहीं कहूंगा, बट व्हील्स कैसे काम करते हैं, और ऐसी अनगिनत चीजें इन्हीं के काम से, इन्हीं के वर्क से निकल करके सामने आई हैं। इसके अलावा इनके वर्क में जो है शिप्स के डिजाइन्स कैसे होने चाहिए, इनके बायोन्सी के प्रिंसिपल से शिप्स डिजाइन में, तो इन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी हैं वो मॉडर्न लाइफ की इंजीनियरिंग में, शिप्स की इंजीनियरिंग में और मशीन्स की इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी हेल्पफुल रही हैं। तो इन्होंने एक अच्छा काम, इनके जो दो वर्क हैं, जो सबसे अच्छे वर्क रहे हैं, वो दो वर्क को मैं अगर बताऊं तो उनमें से एक इनका वर्क रहा है लीवर का प्रिंसिपल, लॉ ऑफ लीवर, और दूसरा रहा है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे, बायोन्सी का लॉ ऑफ बायोन्सी। तो लीवर क्या होता है, सबसे पहले तो इस बात पे ही चर्चा करते हैं। लीवर सामान्य तौर पर कोई भी रोड एक लीवर का काम करेगी अगर आप उसका एक एंड फिक्स कर देते हैं, या एक एंड फिक्स ना भी करें, अगर कोई रोड रोटेट कर रही है, दैट रोड इज कॉल्ड लीवर। जैसे मेरे हाथ में ये है, मैं इसका ये एंड फिक्स कर देता हूं, ये एंड इसको फिक्स कर देता हूं, इसका जो ये फिक्स पॉइंट है इसको फलक्रम कहेंगे।
फल्कम का डेफिनेशन अपने आप में अलग होता है, दिस इज कॉल्ड फल्क्रम। अगर मैं इसका एक एंड फिक्स कर दूं, दिस बिकम्स ए लीवर। या एक एंड की जगह कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दो, अगर ये वाला पॉइंट फिक्स कर दो ये नहीं हिलेगा, बाकी चीजें आप चाहे कैसे भी हिलाओ इस तरह से करके, दिस इज कॉल्ड लीवर। एक पॉइंट फिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड लीवर। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो रोटेट कर सके जिसका एक पॉइंट फिक्स हो। अब अगर मैं इसका ये बीच वाला पॉइंट फिक्स कर दूं तब भी ये लीवर है, और ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे घूम सकता है, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीवर। अब आर्किमिडीज का क्या कहना है? आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल ऑफ लीवर है वो क्या कहता है? आर्किमिडीज का लीवर ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स करता हूं, आप जरा करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा अपने आप से, अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स करता हूं और इसी पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं, इस पॉइंट को फिक्स कर रहा हूं, वी आर फिक्सिंग दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ये रोटेट ही नहीं करेगा ऐसे। चलिए ठीक है, मेरा पॉइंट यहीं फिक्स है, मैंने फोर्स लगाया थोड़ा सा यहां से, ध्यान दीजिएगा ये मेरा पॉइंट फिक्स है, मैंने फोर्स लगाया थोड़ा सा यहां से, ये रोटेट करेगा। अब मैंने फोर्स लगाया थोड़ा सा यहां से, सेम फोर्स जितना मैंने वहां लगाया उतना ही यहां से लगाया, अब ये रोटेट करेगा। ठीक है, यहां से लगाया फिर रोटेट करेगा, यहां से लगाया फिर रोटेट करेगा। सो व्हाट इज द पॉइंट? मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो, जब यहां से फोर्स लगाया जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, मींस टॉर्क जनरेट हो ही नहीं रहा, बॉडी घूमेगी ही नहीं। और जितना दूर से जाते जाओगे, इस फल्क्रम पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से जितना दूर करके आप फोर्स लगाओगे, ये उतना ही आसानी से रोटेट होगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लीवर। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लीवर। मींस बड़े सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ लीवर। सो बड़े सिंपल वर्ड्स में इन्होंने कहा, भाई आप जो टॉर्क लगाएंगे, हालांकि उन्होंने ये मैथमेटिकल रिलेशंस नहीं दिए, उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी गणितीय समीकरण हमें प्रोवाइड नहीं किया। आप आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, अभी गणितीय समीकरण नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने हमें ये कंसेप्ट दिया कि लॉ ऑफ लीवर ऐसे काम करता है। सेम विद द बायोलॉजी। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि उन्हें जो ये अपने विचार आते थे ना, ये ऐसा नहीं कि सडनली वो बैठे और उन्हें विचार आ गए। जिस टाइम आर्किमिडीज अपने समय में जब काम कर रहे थे, तो उस समय में साइरस में एक वॉर चल रही थी। तो अक्सर उनके जो किंग है, उनके जो क्राउन है, उनके जो राजा हैं, वो उन्हें बुलाया करते और उनसे कहते कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें निकाल करके दीजिए। तो ऐसा करके जैसे जैसे उन्हें इस तरह से प्रॉब्लम दी जाती थी, तो वो इनका सॉल्यूशंस निकालते थे। जैसे जैसे ये वॉर का टाइम था, इस वॉर के टाइम पे उन्होंने जो ये सॉल्यूशन निकाला, वो कुछ इस तरह से ही निकाला था कि उन्होंने कैटापल्ट जैसी चीज बनाई। उन्होंने मतलब कुछ इस तरह का एक मशीन बनाया, उन्होंने, जो कि इसी लीवर के सिद्धांत पे, इसी लीवर के प्रिंसिपल पे काम करता था। यहां पे पत्थर रखो और सामने वाली आर्मी पे फेंक दो। मतलब जब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से वो इन आइडियाज को इवॉल्व कर रहे थे, अपने हिसाब से वो काम नहीं कर रहे थे। उनके सामने प्रॉब्लम्स रखी जा रही हैं, या प्रॉब्लम्स उन्हें कहीं ना कहीं से अपनी सामान्य जिंदगी में मिल रही हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल करके हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्हें ये आइडियाज मिलते थे। बायोन्सी का जो उन्होंने ये प्रिंसिपल ड्राइव किया, उसका भी अपना एक इंस्पिरेशन है। उनके क्राउन ने एक बार उनसे कहा कि मेरा जो, उनके किंग ने कहा कि मेरा जो एक क्राउन है, मेरा जो ये सर पे रखने वाला मुकुट है, मुझे गोल्ड का नहीं लग रहा है। मुझे इसमें किसी तरह की कुछ त्रुटियां कहिए या कुछ गड़बड़ कहिए मैं महसूस कर पा रहा हूं। तो क्या आप इसको मेरे लिए चेक कर सकते हैं? सो वंस ही वाज डूइंग द बाथ, जब वो नहा रहे थे, आर्किमिडीज जब नहा रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही वो पानी में जा रहे हैं, पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, पानी अपने लेवल से राइज कर रहा है, वाटर अपने लेवल से राइज कर रहा है। और जब वाटर अपने लेवल से राइज कर रहा है, तो उनके वेट में भी वो थोड़ा सा लाइट फील कर रहे हैं, उनका वेट भी थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, अपना वेट कम महसूस कर रहे हैं।
एंड फ्रॉम देयर ही गॉट द आइडिया ऑफ बायोन्सी। यहां से उन्होंने कहा कि जैसे ही हम फ्लूइड्स में जाते हैं फ्लूइड्स डिस्प्लेस होगा, जैसे ही हम फ्लूइड्स में जाएंगे फ्लूइड्स डिस्प्लेस होगा, और जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा इसका वेट निकाल लीजिए, इतना ही वेट हमारा डिक्रीज होगा। दिस इज द डिक्रीज इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिप्ड ऑब्जेक्ट। डूबा हुआ ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा अपना वेट लूज करेगा, मींस जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी, हमने जो बात की थी कि जैसे ये है, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, सपोज इसको डिप किया, ये यहां चला गया, जितना वाटर इसका डिस्प्लेस करके ए से बी तक जाएगा, इसका वेट निकाल लो, इतना ही इसके वेट में कमी आ जाएगी। इसका यूज करके उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि क्या गोल्ड जो किंग के क्राउन में लगा है वो रियल गोल्ड है या नहीं है। इस तरह से उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, और यहीं से फिर हमें पता चला कि जितना ज्यादा वेट डिक्रीज करेगा, मतलब जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, वो बॉडी फ्लोट करेगी। मींस वाटर का डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा बॉडी फ्लोट करेगी। अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बॉडी के वेट से कम रहेगा, बॉडी सिंक कर जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमें बायोन्सी के प्रिंसिपल्स मिले, लेकिन वो हमें मैथमेटिक्स की इक्वेशंस नहीं दे पाए थे। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो गणितीय समीकरण आज हमारी पुस्तकों में बायोन्सी से संबंधित मिलते हैं, 9th क्लास की बुक आप उठा करके देखिएगा, उसका फ्लूइड मैकेनिक्स करके एक चैप्टर है। 11th क्लास की आप बुक उठा करके देखेंगे अगर हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसमें एक चैप्टर है जहाँ बायोन्सी पे डिटेल्ड डिस्कशन है, तो वहां आपको समीकरण मिलेंगे। वो समीकरण इन्होंने नहीं दिए, पर आइडिया आर्किमिडीज ने हमें दिया। ये समीकरण निकले हैं न्यूटन के आने के बाद, जब उन्होंने प्रॉपर न्यूटोनियन मैकेनिक्स दी उसके बाद। पर इनके जमाने में ना फोर्स हो गया, ऐसी चीजों की मेजरमेंट नहीं होती थी, जस्ट एक आइडिया होता था। जैसे कि इन्हें ग्रेविटी का आइडिया था पर ग्रेविटी का पता नहीं था। दे नो ए लिटिल बिट अबाउट द ग्रेविटी की चीजें अर्थ की तरफ गिरती हैं, सो देयर वाज ए लिटिल आइडिया, छोटा सा, छोटे छोटे विचार थे इनके पास, पर ग्रेविटी के बारे में ये ज्यादा जानते नहीं थे। ग्रेविटी का डिटेल्ड समीकरण तब निकल कर के आया है जैसे ही जब ये न्यूटन 17वीं 18वीं शताब्दी में 1685 में न्यूटन ने अपने लॉज दिए। तो हम आज अपना कार्य यहीं पे खत्म करते हुए इसको छोड़ते हैं। अपने अगले क्लास में हम बात करेंगे केपलर और गैलीलियोज के एक्सपेरिमेंट पे। उसके बाद हम न्यूटोनियन फिजिक्स में एंटर करेंगे और बिल्कुल